हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 5 स्टार बिजनेस के बारे में। तो कब इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले हम Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर कौन कौन इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे, और फाइनली गाइडेंस और वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स कैसे थे। तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है डिस्बर्समेंट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% का डिक्लाइन है। अब कोई भी लेंडर डिस्बर्समेंट क्यों नहीं करेगा? देखिए, ब्रेड एंड बटर तो उसका वही है। अगर वो लेंड करेगा तभी पैसा कमाएगा। तो डिस्बर्समेंट का घटना, इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी इज नॉट दैट गुड। मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो डिस्बर्समेंट 18% डाउन है आपका। इसी कारण से क्यों डाउन है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम बाकी चीज़ों में दिख रही है। क्रॉस एनपीए आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपका 54 बिप्स बढ़ा है। 30+ DPD 12.81, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पैट आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी डिक्लाइन हुआ है। तो मतलब देखा जाए तो आप डिस्पर्समेंट आपकी गड़बड़, डिस्पर्समेंट आपकी कम हुई है, क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ा है। ऑल दो, दो चीज़ें अगर मैं बात करूँ, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये अभी भी रिस्पेक्टेबल लेवल पे है। ऑल दो ये भी डिक्लाइन हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, बट रिटर्न ऑन एसेट 7% और रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के लगभग, ये फिर भी रिस्पेक्टेबल लेवल पे है। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी डिक्लाइन हुए, बट फिर भी बाकी अगर चीज़ों के मुकाबले ये फिर भी ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट है डिस्पर्समेंट नहीं कर पा रहा है लेंडर, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी इज नॉट दैट गुड। उसे दिक्कत हो रही है कलेक्शन में, इसका मतलब ये है। अब अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ, अगर हम बात करें कंपनी के इनकम की, तो इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है 2% से, लेकिन एक्सपेंस आपका ज़्यादा बढ़ा है। तो ये अगेन अ प्रॉब्लम, राइट? आपकी कमाई कम हो रही है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अदर एक्सपेंसेस भी आपके बढ़े हैं 7%। तो आपका इनकम कम बढ़ी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा है, अदर एक्सपेंस भी आपका बढ़ा है। और क्रेडिट कॉस्ट तो ईयर ऑन ईयर 145% जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 12% का जंप है। इसी कारण से पीबीटी और पैट में आपके फर्क आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंपैक्ट हुआ है और पैट भी इंपैक्ट हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो अगर हम बात करें कंपनी के पोर्टफोलियो यील्ड की, तो देखिए यील्ड भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। यील्ड जो पहले 23.20 था, वो 23.01 है। ऑल्दो आपका कॉस्ट ऑफ फंड में भी इम्पैक्ट मिला है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इनकी कम हुई है, बट इसके बावजूद भी देखा जाए ना, तो इनके स्प्रेड थोड़े से कम हुए। जो पहले 13.93 थे, वो अब 13.89 हुए। तो यानी कि आपके स्प्रेड इम्पैक्ट हुए। और ये पोर्टफोलियो यील्ड क्यों कम हुई है? आई थिंक ड्यू टू द कंपटीशन, राइट? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसेट क्वालिटी इंडिकेटर। 30+ जो आपका इनका परसेंटेज दिख रही है, वो 12.89 है। 30+ में क्या क्या आता है? जो आपके डीपीडी, डे पास ड्यू, जितने भी ड्यू चीज है आपकी ईएमआई, 30+ में 30 to 60 भी आ जाता है, 60 to 90 भी आ जाता है, और 90+ भी आ जाता है। ऑल्दो 90+ को हम ग्रॉस एनपीए भी बोल देते हैं। तो आपको दिखेगा 9.63 आपका 30 to 90 है, टोटल 12.81। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, विच इज अ वरिंग साइन, कि मतलब अभी भी आपकी चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं आई। आपके स्टेज 3 एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, ग्रॉस एनपीए भी बढ़ रहा है, और आपका स्टेज 1 स्टेज 2 भी अभी कंट्रोल में नहीं है। तो दैट्स वाई। तो ये ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट को समराइज करूँ, तो रिजल्ट एक तरीके से इसका मतलब है कि डेफिनेटली लेंडर स्ट्रगल कर रहा है अपनी फील्ड में। वो लोन को कलेक्शन में अभी उसे दिक्कत हो रही है। इसी कारण से ना डिस्बर्समेंट बढ़ रही है, ग्रॉस एनपीए बढ़ गए, और चीज़ें अभी कंट्रोल से बाहर है। अब ये हमें समझना पड़ेगा कौन कॉल इनसाइट से कि कंपनी को ऐसा क्यों हुआ। देखिए, कंपनी को स्मॉल टिकट लेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी ने कॉन कॉल में इनिशियली एक्नॉलेज कर लिया कि उन्हें जो स्मॉल टिकट लेंडिंग है, वो बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही है, खासकर लोअर साइज। ये लेंडर कौन सा है? एमएसएमई लेंडर। उसमें जो स्मॉल टिकट है, और ये लेंडर नहीं, एमएसएमई इंडस्ट्री में सारे लेंडर की यही कमेंट्री है कि उन्हें जो स्मॉल टिकट साइज लोन है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अब उसमें ये क्या-क्या कर रहे हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए? इनका कहना था ये 3 स्टेज फिलॉसफी लगाते हैं। पहली स्टेज, आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझते हैं। सेकंड स्टेप में ये कहते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो कैसे करते हैं आगे बात करेंगे। और थर्ड होता है कि ग्रोथ पे जाएँगे। तो इनका कहना था ये भी स्टेज 2 पे है, कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो चुकी है। ऐसा लेंडर का कहना था कॉन कॉल में। अब प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल टिकट लेंडिंग में इन्हें इश्यू है। तो इनसे ये भी पूछा गया, क्या आपके कस्टमर माइक्रो फाइनेंस वाले हैं? बिकॉज़ आपका ओवरलैप बहुत होता है। तो इनका कहना था, हाँ, हमारे कस्टमर भी एमएफआई वाले हैं, लेकिन पॉइंट ये कि पहले जो एमएफआई लोन दिया जाता था ना, वो दिया जाता था पुअर पीपल को, जिनको प्रोडक्टिव पुअर
इन्होंने जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी। बट आजकल वर्किंग कैपिटल के भी लोन लेते हैं, तो राइट? तो इस कारण से इनके कस्टमर हमेशा ओवरलैप करेंगे, एमएफआई और एमएसएमई इनके कस्टमर हमेशा ओवरलैप करेंगे। बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अब समझ लो आपको एक तरीके से स्ट्रक्चर हो गया है कि इनको उस उन सेम बंदों को देना पड़ेगा जो एमएफआई भी लोन लेते हुए। तो इस कारण से थोड़ा-सा रिस्क बढ़ जाता है। अब अगर मैं बात करूँ कि इनसे पूछा गया ये इश्यू क्या है? तो देखिए, इश्यू स्टार्ट हुआ था एमएफआई साइकिल में ओवर लेवरेज से। अब लेकिन इनका कहना है कि वो अब ओवर लेवरेज प्रॉब्लम नहीं है, अब बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया है। बंदे लोग जान-जान के अपनी ईएमआई नहीं दे रहे हैं और एनपीए में मूव करने दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका कहना है कुछ लेंडर ने क्या करा, अपनी बुक को क्लीन करने के लिए टेक्निकल राइट ऑफ्स करे। इससे क्या हो गया कि कस्टमर को दिखता है कि यार ये तो लोन देना ओके है बिकॉज़ बाकी लेंडर ने राइट ऑफ कर दिया। तो दे ऑल्सो बिहेवियर उनको इश्यू आ गया। अब उनकी इनकम में इश्यू नहीं आया, बिहेवियर इश्यू आ गया। तो अब इनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं इसको रिलेटेड? तो इन्होंने कहा कि ये दे आर वर्किंग ऑन द कलेक्शन। सो ये क्या कर रहे हैं, इनके पास 2 ऑप्शन थे। आइदर तो ये टेक्निकल राइट ऑफ कर देते या अपने कलेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते कि भाई नहीं, हमें तो कलेक्शन चाहिए, मल्टीपल चक्कर लगाते अपने कस्टमर से लोन लेने के लिए। तो दे व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर फोकसिंग ऑन द कलेक्शन पार्ट। इनका कहना है कि इनके कलेक्शन ऑफिसर लास्ट ईयर जो 1329 थे, अब वो 2452 हो गए। एक पूरा वर्टिकल बना दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर कलेक्शन पार्ट। ये अपने ये कह रहे हैं इनके लिए भी राइट ऑफ करना ईज़ी है। बट राइट ऑफ इज़ नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन बिकॉज़ उससे क्या होता है, पूरा क्रेडिट कल्चर ही प्रॉब्लम कर देगा। आप क्रेडिट कल्चर को ही पूरा खराब कर देंगे, जिससे आने वाली लेंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। यही रीज़न है इनका कि इन्होंने कहा कि हमने अपनी ग्रोथ को इंटेंशनली मॉडरेट किया है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि पहले हमें कलेक्शन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि ग्रोथ ग्रोथ इज़ अ वेरी सिंपल स्टेप। बिकॉज़ ग्रोथ के लिए देखिए जो ग्राउंड वर्क है, वो ये अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भी ब्रांचेज़ लगाए जा रहे हैं, राइट? Q3 में भी 35 ब्रांचेज़ करी। तो कह रहे ग्रोथ इज़ वेरी ईज़ी टू डू, जस्ट पहले हमें कलेक्शन पे कंट्रोल लाना है। अब अगर इसी कॉन कॉल से पॉज़िटिव चीज़ जो निकल के आई कि इम्प्रूवमेंट क्या-क्या दिखती है। देखिए, अर्ली बकेट की जो स्टेबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो रही है। ऑल्दो मॉडेस्टली थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बट फिर भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ है। स्टेज 2 पे भी एब्सोल्यूट टर्म्स में इनके लास्ट 3 क्वार्टर में 3-4 में सबसे कम एडिशन मिलने को मिला है। और इनफैक्ट स्टेज 3 की इनको जो है प्रॉब्लम आ रही है। जो ग्रॉस एनपीए में चीज़ें ज़्यादा जा रही है, लेकिन वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। जो प्रॉब्लम आपको पहले आई होगी ना, देखिए स्टेज 1, स्टेज 2 क्या होता है? 30 टू 60, 60 टू 90। जिस आदमी ने 30 से 90 दिन तक अपनी ईएमआई नहीं दी, अगर वो नंबर ज़्यादा है, वो आपका आपका ग्रॉस एनपीए बनेगा, क्योंकि 90 प्लस में जाएगा। तो अगर आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 अभी भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम होगी। उसमें स्टेबलाइज़ेशन इन्हें देखने को मिल रहा है कुछ हद तक। इन्होंने अपनी इनफैक्ट स्ट्रेंथन भी की है, जो लोन देने के तरीके हैं, इनका रिजेक्शन रेट अब 38 से 40% हो गया है। तो काफ़ी सारे स्टेप ये सही डायरेक्शन में ले रहे हैं। इनफैक्ट इनका कहना था कि कलेक्शन एफिशिएंसी भी इन्हें इम्प्रूवमेंट में दिख रही है। अगर इन्हें इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी ये बोलते हैं कि अगर हम ग्रॉस एनपीए वाली चीज़ें निकाल लें, तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ है और स्टेबलाइज़ की तरफ जा रही है। और इनफैक्ट जो न्यू लोन ये इन्होंने ओरिजिनेट करे लास्ट 2-3 क्वार्टर में, उनकी परफॉर्मेंस और इन्हें थोड़ी-सी बेहतर दिख रही है। अब अगर पॉजिटिव और भी बात करूँ, तो देखिए कॉस्ट ऑफ फंड इनका काफ़ी कम हो गया है। अगर मैं पूरे पूरे बुक की बात करूँ, तो कॉस्ट ऑफ फंड इनका 9.63 से 9.12 हो गया है और एडिशनल फंडिंग तो इन्हें 8.19 पे मिल रही है और अभी भी स्कोप है 10 से 15 बिप्स का। इन्होंने बोला कि हमारे को फंडिंग और कम हो सकता है। तो इसका सीधा-सीधा फ़ायदा इन्हें निम में मिलेगा और ये ब्रांचेज़ बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो वो सब पॉजिटिव है, तो ग्रोथ इज़ वेरी ईज़ी फॉर देम। बट हाँ, अभी स्ट्रगल कर रहा है लेंडर, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी इश्यू है और उसके लेके इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो 2 मेन कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कलेक्शन वर्टिकल है, कलेक्शन कलेक्शन ऑफिसर्स इन्होंने बढ़ा दिए और राइट ऑफ अभी लेने को तैयार नहीं है। दे आर जस्ट फाइटिंग इट आउट कि बिकॉज़ कल्चर को खराब नहीं करना चाह रहे। तो दे आर जस्ट वर्किंग राइट ऑफ के फेवर में नहीं है, दे वांट टू करेक्ट करेक्ट द कल्चर एज़ वेल, राइट? अब अगर हम बात करें कंपनी के ने क्या गाइडेंस दिया और क्या वैल्यूएशन है, तो कंपनी ने अपने कोई गाइडेंस नहीं दिया। कंपनी ने कहा जब तक हमें इम्प्रूवमेंट पूरी श्योरिटी नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ेंगे एंड दैट इज़ परफेक्टली, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। देखिए, एनालिस्ट का काम है वो बार-बार माँगते रहेंगे आपसे ग्रोथ। एनालिस्ट ने माँगा भी 2-3 बार। बट मेरा मानना ये है कि जब आपके घर में ही आग लगी हुई है, यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट, डू यू थिंक कि कोई भी लेंडर ये सोचेगा कि मैं अभी ग्रोथ के बारे में सोचूँ? ठीक उन्हीं तरह भी इन्होंने भी कोई नंबर नहीं कोट किया। इन्होंने कहा पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, व्हिच आई थिंक इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। आई बिलीव दैट इज़ अ वेरी डिसेंट स्ट्रैटेजी। पहले घर क्लीन करो, उसके बाद ग्रोथ के बारे में सोचो।
अब अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशन किस पे ट्रेड कर रहा है, अभी ये अपनी हिस्टोरिकल लास्ट 4 साल की मिनिमम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है 1.90 के लगभग। इसको मीडियन अगर 4 साल की बोलूँ 4.1 मिलती थी और पीक पे तो 5 से भी ऊपर प्राइस टू बुक मिलता था। अब देखिए लेंडर अच्छा है, राइट? अगर 4 साल की एएम ग्रोथ देखूँ ना तो 25-26% के लगभग ग्रोथ करता था ये। आरओई बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखिए इस समय भी इतने बुरे नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो डाउनसाइड बहुत लिमिटेड दिखता है। बट इसके कहने के साथ-साथ मैं ये भी बोलता हूँ, अपसाइड भी तब तक नहीं आएगा जब तक आपका डिस्बर्समेंट पिकअप नहीं होगा और आपकी एसेट क्वालिटी पिक नहीं होगी। एसेट क्वालिटी में भी स्टेज 1, स्टेज 2 जब तक पूरा सही से डिक्लाइन नहीं होगा। क्योंकि स्टेज 1, स्टेज 2 डिक्लाइन होगा आपका मतलब पार 30 और पार 60 मतलब क्योंकि यही अल्टीमेटली जाके ग्रॉस एनपीए बनेंगे। जब ये इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको, तब जाके आप कह सकते हो हाँ, अब चीज़ें कंट्रोल में हैं। देखिए, सस्ता भी तभी मिलता है क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, प्रॉब्लम है, तभी आपको इस वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ये वैल्यूएशन पे भी नहीं मिलेगा, राइट? तो वही है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मेरा मानना ये है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, बट आपको पेशेंस चाहिए होगी क्योंकि प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं एमएसएमई में। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक बहुत कुछ नहीं करेगा शेयर प्राइस, वो यही इधर-उधर ही भटका रहेगा। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा मानना है कि न्यू पोजीशन के बेटर है कि पहले आप ट्रैक करिए। अगर आपकी एक्जिस्टिंग ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है, तो आई थिंक यू कैन पेशेंटली होल्ड फॉर एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर टू सी वेदर देयर इज़ इम्प्रूवमेंट और नॉट। यही मेरा मानना है। ऑल्दो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट मेरा मानना है जस्ट ऑब्जर्व द ट्रेंड, राइट? इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।